friends to our TGT PGT English channel that is A1 English 360 degree। आज मैं LT के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल लेके आई हूँ क्या इंग्लिश की लिटरेचर का एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट। तो लगाते हैं LT वालों आपके साथ एक मॉक टेस्ट। तो तैयार है, ये सबके लिए वैलिड रहेगा ये मॉक टेस्ट। DSSB के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, नेट के स्टूडेंट्स, JRF के स्टूडेंट्स, LT के स्टूडेंट्स, सबके लिए ये वैलिड रहेगा। चलते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 5 है आज का। और पहले के जो 4 मॉक टेस्ट मैंने लगाए हैं उसमें सारे भर भर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बेटा प्लीज़ उसको देखें ज़रूर, जो पहले के 4 टेस्ट आपके मिस हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज 5वां टेस्ट है, पहले के 4 ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विथ विच। जो फ्रेज है या टर्म है कौन सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है। बेटा इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब होता है अनब्रोकन, यानी कि बिना ब्रेक हुए, अनब्रोकन फ्लो किसका, थॉट्स का, अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स इन कैरेक्टर्स माइंड। तो जब हम कुछ लिखने बैठते हैं और जब फ्लो में माइंड में चीज़ें आती जाती हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में, उसी को कहते हैं बिना ब्रेक हुए एक फ्लो में थॉट्स का आना और कहानी का अपने आप बनते जाना, कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये टेक्निक बहुत फेमस हो गई है आज के टाइम में। और इस टेक्निक को कहाँ से किसने कॉइन किया, फिर कौन इसको फेमस करने ले गया और कहाँ तक आज ये टेक्निक इतनी फेमस है कि हम भी अगर कुछ लिखने बैठे तो हमारे माइंड में अगर कोई एक टाइटल आ जाता है, जैसे कि राम यहाँ गया था, उसके आगे आगे जैसे जैसे हमारे माइंड में आता जाएगा कि फिर वह बाजार गया, उसने ये खरीदा, फिर ऐसा हुआ। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि एक के बाद एक सीक्वेंस में जो हमारे माइंड में थॉट्स आते जाते हैं, हम उससे कहानी जोड़ के एपिसोड्स बनाते जाते हैं। तो इस टर्म को कॉइन किसने किया था ये भी तो जानना जरूरी है। इस टर्म को कॉइन किया था विलियम जेम्स ने। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस टर्म इज बीइंग कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स ने इस टर्म को कॉइन किया था। और कॉइन किया किस बुक में था ये भी तो जान ले, जरूरी है। इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में। बुक का क्या नाम था, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में विलियम जेम्स ने क्या कॉइन किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इसमें उन्होंने कॉइंड कर दिया था। अब एक बात बताएं, जो ये अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स है, क्या हम इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए इंटीरियर मतलब अंदर, और मोनो मीन्स जब एक सिंगल पर्सन बात कर रहा हो, जब एक सिंगल पर्सन अपने अंदर ही अंदर बातें कर रहा हो अपने आप से, यानी कि अपने थॉट्स फ्लो में सोच रहा हो कि इसके बाद ये होगा ये होगा, तो एक सिंगल मोनो है ना पर्सन। सो इट इज एन इंटीरियर मोनोलॉग। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। ठीक है, ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में यूज्ड होता है। सो इट इज यूज्ड इन द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। एंड जो आज की डेट में ये टेक्निक भी बहुत यूज होती है, और इसको फेमस किसने किया टेक्निक को, इस टेक्निक को फेमस करने वाले जो 2 मेन पर्सन है वो है वर्जीनिया वुल्फ
एंड जेम्स जॉयस। इन दोनों का नाम हाईलाइट में आता है। वैसे तो और भी हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज किया है धड़ल्ले से, बट जेम्स जॉय एंड वर्जीनिया वुल्फ का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अगर हम देखें कि इस टेक्निक को पॉपुलराइज किसने किया, अगर हम पॉपुलराइज की बात करें, सो दिस टेक्निक इज बीइंग पॉपुलराइज्ड, this technique is being popularized by whom? By James Joyce and Virginia Woolf. So this is all about the स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इससे बाहर बेटा कहीं नहीं आएगा। यू हैव टू जस्ट फॉलो माई टेक्निक एंड माई नोट्स। इनको प्लीज़ नोट कर लीजिए इन बातों को, क्योंकि ये एक जगह कहीं आपको नहीं मिलेंगी सारी बातें कि किसने पॉपुलराइज्ड किया। दो मेन पर्सन थे, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। ये किस बुक में कॉइंड हुआ? विलियम जेम्स की द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बुक में कॉइंड हुआ सबसे पहले। ये होता क्या, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स। क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसको कहते हैं अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स, तो आंसर होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लगाते हैं अपना आंसर ए, जेम्स जॉयस। नंबर 2, द टर्म एपिक थिएटर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद whom। जो टर्म एपिक थिएटर है ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ? ए, वॉट्स डंटन, बी, J.M. Finch, C. Bertolt Brecht and D. none of the above. So the term epic theater का मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लें हम। एपिक थिएटर का मतलब क्या है? एपिक थिएटर बेटा होता है कि अगर हम डिस्टेंस कर दें, किसको डिस्टेंस कर दें? अपने इमोशनल फीलिंग्स को डिस्टेंस पे रख दें और एक वर्क को हम कैसे करें? सोशली और पॉलिटिकल चेंज के आधार पे और क्रिटिकली हम एक वर्क को एनालाइज करें विदाउट इन्वॉल्विंग अवर इमोशनल सेंसेस। क्योंकि हम इमोशनल, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई फादर का करेक्टर आ गया, ही रिजेंबल्स अवर फादर, वी स्टार्ट क्राइंग, तो हम इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपने। सो वी हैव टू डिस्टेंस द इमोशंस वाइल दिस इज नोन एज एपिक थिएटर। सो it means distance from emotional involvement in the play. Emotional involvement in the play. In the play to think critically, socially and for political change. Socially and political change. और इसी चीज़ को क्या कहेंगे? एलिनेशन। एलिनेशन मतलब थोड़ा दूर हो जाना, एलिनेशन यानी कि आइसोलेशन एक तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड एलिनेशन, एलिनेशन इफेक्ट। एंड दिस टर्म इज बीइंग कॉइंड बाय, किसने कॉइंड की थी एक टर्म? बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने। सो दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद द बर्टोल्ट ब्रेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फेमिनिस्ट फॉर वर्जीनिया वुल्फ? वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट कौन है? वैसे तो फेमिनिस्ट की कुछ भी, पर वर्जीनिया वुल्फ ने एक्यूरेटली बताया है कि फेमिनिस्ट उनके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है। क्या वो वन हु राइट्स फॉर वुमेन? ऐसे तो वुमेन के लिए लिखने वाला हर कोई फेमिनिस्ट हो जाएगा, नहीं। वुमेन के अगेंस्ट में भी लोग लिख देते हैं, उनके फेवर में भी लिख देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो ये नहीं होगा। सेकंड, वन हु डिफेंड्स द वुमेन, जो वुमेन की साइड लेता रहता है, उसको डिफेंड करता है गलतियों को, सही बात को नहीं।
वन हु शेयर्स द प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताता है कि वुमेन को हाउस होल्ड में ये प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट में, मैरिड लाइफ में, सोसाइटी में, नहीं। वन हु चैंपियंस द राइट्स ऑफ वुमेन, एक इंसान जो वुमेन के हकों के लिए चैंपियन है, यानी कि क्या राइट्स है वुमेन के, क्या अधिकार है, उनको बताता है। चैंपियंस द राइट्स ऑफ द वुमेन, सो ये बिल्कुल करेक्ट है। वन हु चैंपियंस द राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन के अधिकारों के लिए उजागर करता है सोसाइटी को, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वुमेन की एक प्लेस बनाता है। सो the best examples of feminist plays are, feminist work के बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं? पहला है a room of one's own, और ईयर क्या है 1929। सेकंड, और ये रिलेटेड इस वर्क में अ रूम ऑफ वंस ओन, ये वर्क फोकस किस पे करता है? ये वर्क जो है ये फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल स्पेस फॉर वुमेन, कि वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए और अपनी एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए। सो अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट नॉवल, और एक कौन सा है वर्जीनिया वुल्फ का एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट वर्क, वो है थ्री गिनीज। एंड इन दिस वर्क थ्री गिनीज में किसकी बात करता है वो? सिविल liberties of women, and education of women. Question 4, postmodernism in literature is developed in which time period? postmodernism जो लिटरेचर में डेवलप्ड हुई वो किस टाइम पीरियड में डेवलप हुई? बेटा पहले तो postmodernism है क्या? पोस्ट मतलब होता है आफ्टर द मॉडर्न टाइम, आफ्टर द मॉडर्निज्म इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म। सो इट गॉट डेवलप्ड इन मिड टू लेट 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी तक ये टाइम पीरियड पोस्ट मॉडर्निज्म का रहा। एंड इट emerged in literature, ये emerged हुआ लिटरेचर में as a reaction to modernism, primarily after World War II, onwards. So it emerged in literature as a reaction to modernism. modernism का रिएक्शन देने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क शुरू हुआ एंड प्राइमरली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 5, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन इन्वॉल्व्स द राइटिंग्स। जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो किस तरीके की राइटिंग्स को इन्वॉल्व करता है? पहले तो पोस्ट कॉलोनियल होता है आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड, तो इसमें किस तरीके के ऑथर्स थे? इसमें जो ऑथर्स थे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, दे बिलोंग्स टू द ऑथर्स फ्रॉम कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। कहाँ से थे? फ्रॉम कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, ठीक है। और जो वर्क्स थे इसमें कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के जो वर्क्स थे वो क्या बताते थे? द वर्क्स दैट एक्सप्लोर्स द
works that explores the impact of colonization and its aftermath. सो ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है. ए में है दैट रिएक्ट टू द डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, बिल्कुल सही है. दैट डील विद द इश्यूज ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, ऑप्शन बी. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. आंसर इज बोथ ए एंड बी. Question 6. If you say contagious instead of contiguous countries, you will be making a mistake which is known as what? So contagious होता है बेटा जब हम कहते हैं ना कि contagious है, यानी कि वाइड स्प्रेड डिसीजेज, तो वो कंट्री जिसमें डिसीजेज बहुत फैल रही हैं, कंटेजियस कंट्री है वो कंट्री. और बोलना क्या था हमें, कंटिगुअस कंट्रीज यानी नियर बाय कंट्रीज. तो हमने गलत बोल दिया, बोलना था कंटिगुअस और बोल दिया कंटेजियस. तो दिस मिस्टेक इज एन अम्यूजिंग मिस्टेक, यानी इस मिस्टेक पे हमें हंसी आती है. जैसे कुछ लोग जेठालाल वगैरह बोलते हैं ना गलत गलत वर्ड्स, तो वी लाफ. सो ये एक अम्यूजिंग मिस्टेक है एक तरीके की जिसपे हमें हंसी आती है. और इसमें जैसे जेठालाल को बोल दिया पेठालाल, तो हंसी मजाक वाली मिस्टेक है. सो इस अम्यूजिंग मिस्टेक का नाम है मेलाप्रोपिज्म. इस मिस्टेक को कहते हैं मेलाप्रोपिज्म. ठीक है. एंड दिस टर्म कम्स फ्रॉम, ये जो मेलाप्रोपिज्म टर्म है बेटा, ये टर्म हमें मिली कहाँ से? ये टर्म हमें मिली है, शेरिडन का एक वर्क है द राइवल्स, और उसके अंदर एक करेक्टर है जिसका नाम है मिस मेलाप्रॉप. एक करेक्टर है जिसका नाम है मिस मेलाप्रॉप. और ये करेक्टर है किस वर्क में? शेरिडन एक राइटर है, उसके वर्क में शेरिडन द राइवल, वर्क का नाम है द राइवल्स. शेरिडन के द राइवल से हमें ये करेक्टर मिला है मिस मेलाप्रॉप. और ये जो लेडी होती है, शी कंटिन्यूसली यूजेस द वर्ड्स रॉन्गली, प्रोनाउंसिएशन उनकी रॉन्ग वे में करती है. एंड दैट मेक्स एवरीवन लाफ और अम्यूज्ड. सो मेलाप्रोपिज्म बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, इट इज एन अम्यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच. इट इज एन अम्यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है. अब इसमें से एक एग्जाम्पल दे देते हैं मिस मेलाप्रॉप में से. द राइवल्स का एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस. और इसकी जगह आना क्या चाहिए था करेक्ट वर्ड? पाइनएप्पल की जगह इट शुड बी, पाइनएप्पल की जगह आना चाहिए था पिनेकल. इट इज अ पिनेकल, इट इज अ पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस. ठीक है. तो पिनेकल की जगह क्या निकला मुंह से? पाइनएप्पल. पाइनएप्पल निकला. सो पाइनएप्पल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, सो इट मेक्स यू लाफ. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड मेलाप्रोपिज्म. अब इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे कि स्पूनरिज्म क्या होता है, यूफिमिज्म क्या होता है, यूफ्यूजम क्या होता है, और यूफिमिज्म क्या होता है. दोनों अलग टर्म है, एक है यूफ्यूजम और एक है यूफिमिज्म. सो ये टर्म्स का भी मतलब हमें जानना ज़रूरी है. तो पहले जान लेते हैं स्पूनरिज्म क्या होता है. स्पूनरिज्म में क्या होता है? ट्रांसपोजिशन होती है. किसकी होती है? पहले जो इनिशियल लेटर्स हैं उनकी ट्रांसपोजिशन कर दी जाती है. सो स्पूनरिज्म में it is the transposition
शॉर्ट में आप नोट्स अपने लिख सकते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ इनिशियल लेटर्स, इनिशियल लेटर्स की शॉर्ट में उल्ट पुल्ट कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना क्या था, जेली, जेली बीन्स लिखना था और लिख क्या दिया, बेली जीन्स। तो इसमें क्या क्या मिस्टेक होगी, इनिशियल लेटर दोनों वर्ड्स के गलत हैं, यानी कि हमें क्या लगाना था, इधर लगाना था जे, जेली बीन्स, और इधर लगाना चाहिए था बी, तो क्या बनता, जेली बीन्स। और हमने उल्टे दोनों लेटर्स, जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने गलत करके ट्रांसपोजिशन यानी उल्टा कर दिया। सो दिस इज स्पूनरिज्म। नेक्स्ट है यूफिज्म। यूफिज्म होता है यू मीन्स गुड और फी मीन्स स्पीच। सो गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड, यानी कि कोई मर गया उसकी जगह बोल देना ही पास्ड अवे। सो गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड इज कॉल्ड यूफिमिज्म। अब है यूफ्यूजम। यूफ्यूजम क्या होता है, इट इज द यूज ऑफ अट्रैक्टिव लैंग्वेज, अट्रैक्टिव लैंग्वेज का यूज करना और हाईली स्टाइलिश लैंग्वेज का यूज करना। सो यूज ऑफ हाईली stylish language and artificial prose style। आर्टिफिशियल बातों का यूज़ करना, जैसे कि तुम योर आईज आर जस्ट बियॉन्ड द सी, मतलब बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल बातों का यूज़ करना। एंड स्टाइलिश लैंग्वेज मक्खन मारने के लिए कहते हैं ना, यूज़ करते हैं हम, उसको कहते हैं यूफ्यूजम। Number 7, 5 meals meandering in a mazy motion is an example of which figure of speech? So, M यानी कि repetition of the same sound or letter in words. So, same sound की या letter की जब repetition होती है, same sound और लेटर, सेम साउंड और लेटर रेपिटिशन इन वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। दिस लाइन 5 miles meandering in a mazy motion is being taken from, कहाँ से ली गई है, ये ली गई है एस टी कॉलरिज के वर्क से। और एस टी कॉलरिज का जो वर्क है जिससे ये ली गई है उसका नाम है कुबला खान। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। इसमें और भी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, जैसे कि एनाफोरा, एसोनेंस, एंटीथेसिस। तो इनका भी मतलब हम जान लेते हैं। एनाफोरा क्या होता है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज। रेपिटेशन होती है जब वर्ड की और फ्रेज की at the beginning of successive lines। ठीक है, सक्सेसिव लाइन्स की बिगनिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे क्या एग्जाम्पल देंगे एनाफोरा का हम, जैसे I fight from the beach, I fight from the sea, I fight from the ocean। जो भी हम हैं, मतलब I fight सब में कॉमन है। So it is the repetition of the same word और phrase in the successive lines। बार बार हर लाइन स्टार्ट हो रही है I fight से, so it is the repetition। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस में
कॉन्सोनेंट साउंड की जगह वोवल साउंड रिपीट होता है, जैसे ई ई ई वोवल है, या फिर क्या रिपीट हो सकता था, आई आई। तो repetition of the same vowel sound again and again is called assonance. So assonance का हम सिंपल लिख देते हैं vowel sounds की repetition, ठीक है। एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस होता है जब हम दो अपोजिट आइडियाज को साथ में रख देते हैं। सो टू opposite ideas are put together, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ रखे जाते हैं, उसको कहते हैं एंटीथीसिस। और किसमें? इन अ क्लाउज, एक साथ एक क्लाउज में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोज करता है एंड गॉड उसको डिस्पोज कर देता है। So, for example, man proposes and God disposes. Question 8. The pen is mightier than the sword. This is an example of which word? Which figure of speech? पेन जो है वो माइटर होता है, यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली होता है स्वॉर्ड से। तो पेन हेयर इज सिंबलाइजिंग, पेन किसको रेफर कर रहा है? ऑथर को। और स्वॉर्ड किसको कर रही है? सोल्जर को। सो पेन इज क्लोजली कनेक्टेड टू द ऑथर। ऑथर क्या यूज करता है? पेन को। और सोल्जर किसको यूज करता है? तलवार, स्वॉर्ड को। सो स्वॉर्ड इज क्लोजली कनेक्टेड वर्ड विथ सोल्जर्स। सोल्जर्स के साथ बहुत कनेक्शन है स्वॉर्ड का, और ऑथर के साथ कनेक्शन है पेन का। तो अगर हम पेन की ऑथर की जगह पेन लिख दें तो समझ जाना चाहिए कि हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि ऑथर इज मोर पावरफुल। ऑथर के जो वर्ड्स हैं उसकी जो शक्ति है वो ज़्यादा है एक सोल्जर की शक्ति से, क्योंकि शब्दों में जितनी पावर होती है, जो तीर जबान चला सकती है या फिर जो हम लिखते हैं वो जो हमारा तीर लगता है वो सोल्जर की तलवार से भी ज़्यादा घाव करता है। सो इफ वी सी, इसमें हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो इसमें हुई है मेटोनिमी। मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है। मेटोनिमी का मतलब होता है व्हेन यू यूज ऑफ वर्ड्स और phrase, use of words or phrase are replaced, words or phrase are replaced for another word which are closely connected। जो वर्ड क्लोजली कनेक्टेड होते हैं उनसे रिप्लेस कर देना मेन वर्ड को कहलाता है मेटोनॉमी कहलाता है। क्वेश्चन 9, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी इज। मर्डरस इनोसेंस किसके लिए यूज, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? सो बेटा मर्डर, एक तरफ मर्डर होता है खूंखार, ब्लड शेड एंड ऑल दैट। सो दैट इज नेवर एन इनोसेंट एक्शन। सो मर्डर, और साथ में बोल रहा है मर्डर इनोसेंस है। सो दिस इज अपोजिट वर्ड्स, दोनों अपोजिट वर्ड है, एक तरफ मर्डर है एक तरफ इनोसेंस है। सो इट इज बोथ आर अपोजिट वर्ड्स। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? when two opposite words are kept together is called oxymoron। जब दो अपोजिट वर्ड्स हो,
कॉन्ट्ररी वर्ड्स और एक साथ रख दिए जाएं एक ही फ्रेज में, तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. क्वेश्चन नंबर 10. What occurs when a word which has meaning in itself but is used to represent entirely different meaning? मतलब कि जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लो ओ कैप्टन, माय कैप्टन. ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई शिप का कैप्टन हो. इसका कैप्टन का जो मीनिंग है वो है कि शिप का कैप्टन, बट ये सिंबलाइज क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है अब्राहम लिंकन को. अब्राहम लिंकन को. अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. तो ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी कि तुम अमेरिका को छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना अमेरिका अधूरा है. तो वो कैप्टन जो है वो शिप के कैप्टन को नहीं बोला जा रहा, एक तरीके से अब्राहम लिंकन को बोला जा रहा है. और शिप 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 नहीं है, शिप है अमेरिका एक तरीके से. तो शिप किसको सिंबलाइज कर रही है? अमेरिका को. तो दिस इज कॉल्ड सिंबलिज्म. जैसे कि शिप अमेरिका का सिंबल है और कैप्टन किसका सिंबल है? अब्राहम लिंकन का सिंबल है. सो वर्ड्स का मीनिंग, कैप्टन का मीनिंग है शिप वाला, बट ये सिंबलाइज किसको कर रहा है? अब्राहम लिंकन को. वैसे ही शिप जो है वो किसका सिंबल है? वाटर में जो ट्रांसपोर्ट चलता है, बट इधर किसको सिंबलाइज कर रही है? शिप मतलब होल अमेरिका, पूरा अमेरिका. सो एंड द पीपल ऑफ अमेरिका. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंबलिज्म. Question 11. Venus and Adonis is a long narrative poem. Venus and Adonis एक long narrative poem है, and it is the poem by whom? ये long narrative poem किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबसे पहले बता दी, Venus and Adonis is written in 6 line stanza. ये एक 6 line stanza की poem है. And this Venus and Adonis is first year of invention. इसको first year of invention भी कहते हैं. किसका? first year of invention of शेक्सपियर. पहला उत्तराधिकारी कहते हैं शेक्सपियर का, क्योंकि it is the first work of Shakespeare and it is written in which year? 1593. और इसके साथ साथ वीनस एंड एडोनिस के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पोएम है जो कि लॉन्ग नरेटिव पोएम की कैटेगरी में आती है, दैट इज रेप ऑफ ल्यूक्रिस. सो इट इज एक और लॉन्ग नरेटिव पोएम है, दैट इज रेप ऑफ ल्यूक्रिस, विच इज रिटन इन 7 line stanza. ये 6 line stanza में है और ये 7 line stanza में. ये 1593 में लिखी गई है और वो 1594 में लिखी गई है. और दोनों ही पोएम्स यानी कि वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रिस दोनों ही डेडिकेट किसको की गई हैं? बोथ आर बीइंग डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. दोनों अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की गई है. सो बोथ द पोएम्स आर डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. Question 12. The total number of poems in the Shakespeare sonnets is. टोटल नंबर ऑफ पोएम्स कितनी है शेक्सपियर्स के सोनेट्स में? तो शेक्सपियर्स के सोनेट्स में टोटल नंबर ऑफ पोएम्स है 154. और ये लिखी कब गई है सोनेट्स, किस ईयर में पब्लिश्ड हैं? पब्लिश्ड इन 1609.
बाय whom? By Thomas Thorpe. And there are 154 poems. इसमें 154 poems है, but it is divided. ये divided है, कैसे बताएंगे? 1 to 120, 1 से लेके 126 तक डेडिकेटेड है हेनरी विलियम हर्बर्ट को. 127 से लेके 152 तक डेडिकेटेड हैं डार्क लेडी को. एंड 153 एंड 154 यानी 2 डेडिकेटेड है लास्ट की क्यूपिड को. क्यूपिड है लव गॉड. ये हमें डिवीजन याद रखनी पड़ेगी बेटा. क्यों याद रखनी पड़ेगी? पूछा जा सकता है 1 to 126 किसको डेडिकेटेड है, 127 to 152 किसको डेडिकेटेड है. सो ये डिवीजन वी हैव टू रिमेंबर. एक नजर मार लेते हैं, जैसे कि 19 क्या है? 19 रिलीजियस सोनेट्स हैं. 19 आर रिलीजियस सोनेट्स. रिलीजियस सोनेट्स किसके हैं? बाय जॉन डोन. जॉन डोन के रिलीजियस सोनेट्स हैं ये 19. और 126 हमें पता है विलियम हर्बर्ट को जो डेडिकेट हुई हैं, 126 पोएम्स हैं. 24 आर द सोनेट्स नंबर. 24 क्या है? जॉन मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे थे. बट जॉन मिल्टन ने जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी एक सोनेट है, तो उन्होंने लव अफेक्शन विलियम शेक्सपियर की तरह लव मोहब्बत ये सब पे नहीं लिखे. उन्होंने लिखे किस पे? उन्होंने पर्सनल ग्रीफ पे लिखे, दुख पे, अपनी पर्सनल त्रासदी पे और ये सब चीजों पे जो ब्लाइंडनेस हुई उनकी लाइफ पे. तो 24 वर सोनेट्स बाय मिल्टन. सो बाय मिल्टन. क्वेश्चन 13. द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन. जो पहला फोलियो था शेक्सपियर के प्लेस का, वो किस साल में अपीयर हुआ? वो अपीयर हुआ था 1623 में. एंड बाय किसने लिखा था? बाय हेमिंग्स. बाय हेमिंग्स एंड जॉन कंडेल. ठीक है, एंड बाय हेनरी कंडेल. और जो ये पहला फोलियो आया था यानी कि 1623 में, उसमें 37 की जगह 36 प्लेस थे, यानी एक प्ले कोई छोड़ दिया गया था. सो 37 प्लेस थे नहीं, एक छोड़ने की वजह से कितने प्लेस थे? 36 प्लेस थे. और जो एक प्ले छोड़ा गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था 1623 के फर्स्ट फोलियो में, वो प्ले का नाम अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि विच इज द वन प्ले विच इज लेफ्ट इन द फर्स्ट फोलियो. फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले छोड़ दिया गया था? तो इट वाज द पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर. ये उस प्ले का नाम था. एंड द लास्ट फोलियो विच अपीयर्ड विथ 37, यानी कि सेकंड जो फोलियो था वो अपीयर हुआ था 37 प्लेस के साथ, यानी फिर ये प्ले इंक्लूड कर लिया गया. एंड 37 प्लेस के साथ ये फोलियो हुआ कब? 1632 के अंदर. दैट इज द सेकंड फोलियो. और लास्ट जो डेट है 1616, ऑप्शन में अगर हम देखें ऑप्शंस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है बिकॉज इस डेट को क्या हुआ था? डेथ हुई थी. 1616 में डेथ हुई थी शेक्सपियर की. डेथ ऑफ शेक्सपियर. Question 14. In which play by Shakespeare do we find widowed queens questioning the assumptions of male politics? कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें विधवा रानियां क्वेश्चन करती हैं किस पे?
सवाल उठाती हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी पे, मेल की सत्ता पे, मेल की पॉलिटिक्स पे. सो दैट इज रिचर्ड थ्री. रिचर्ड थ्री ही वो प्ले है जिसमें विडोड रानियां होती हैं. कौन कौन सी विधवा रानियां होती है? पहली मार्गरेट क्वीन, सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ, and the third queen is Duchess of York. ठीक है. एंड इन तीनों ने क्या किया था? दे चैलेंज द मेल डोमिनेंट सोसाइटी. इन्होंने तीनों ने चैलेंज किसको किया था? दे चैलेंज्ड द प्रिवेलिंग, जो उस समय चल रही थी, प्रिवेलिंग एजम्पशंस ऑफ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. सोसाइटी. और रिचर्ड थर्ड को क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में कि कौन से प्ले को रॉयल क्रिमिनल प्ले कहा जाता है, तो वो रिचर्ड थर्ड ही है. सो द रॉयल क्रिमिनल प्ले इज कॉल्ड रिचर्ड थर्ड. सो रॉयल क्रिमिनल प्ले किसको कहा जाता है? रिचर्ड थर्ड को. नेक्स्ट, राइटनेस इज ऑल. परिपक्वता ही सब कुछ है, ये है. तो ये सबसे, ये जो डायलॉग है राइटनेस इज ऑल, ये सबसे अपरिपक्व करेक्टर के प्ले में आता है. यानी किंग लियर जो है सबसे इमेच्योर या सबसे अपरिपक्व करेक्टर होता है, जो इमेच्योर डिसीजंस लेता है अपनी बेटियों की तरफ. सो ही इज द मोस्ट इमेच्योर एंड अनराइप्ड पर्सन. सो राइटनेस इज ऑल, ये इसका मतलब क्या डायलॉग का? It means that one should be ready for death, accepting it is a natural part of life. अब ये डायलॉग राइटनेस इज ऑल हमें पता चल गया. हम इससे रिमेंबर याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ कि राइटनेस यानी परिपक्वता. और ये सब, ये किस प्ले में आया है? जिसमें किंग लियर में आया है. और किंग लियर क्या है? सबसे अपरिपक्व कैरेक्टर है, इमेच्योर, जो इतने गलत डिसीजंस लेता है. सो आंसर लगाने में आपको आसानी होगी. और ये कहा किसने है? ये डायलॉग किंग लियर के अंदर ये कहा है डायलॉग किसने? दिस इज सेड बाय Edgar. So said by Edgar to his father, by Edgar to his blinded father. अपने ब्लाइंड फादर से ये बात कहता है. और उस फादर का नाम क्या होता है उसके? ग्लॉसेस्टर. और प्लेस ऑप्शन में देख लेते हैं. जैसे हेमलेट है. हेमलेट क्या है? इट इज द ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर डिलेइंग इन डिसीजन. मैकबेथ को कहते हैं ओवरलीपिंग एम्बिशन का प्ले, ओवरलीपिंग एम्बिशंस. और जूलियस सीजर को कहते हैं रोमन प्ले. एंड किंग लियर को कहते हैं यानी कि अकृतज्ञ, इन फिलहाल ग्रेटिट्यूड. किसका? उनकी बेटियों का.
अकृतज्ञता थी उनकी बेटियों की उनकी तरफ. सो इनफैलाइल ग्रेटिट्यूड.